हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। मुगल्स के डिस्कशन हम कर चुके हैं। मुगल्स के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, उसके बारे में क्वेश्चंस हमेशा से आ जाते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मुगल की भाषा जो थी फ़ारसी थी। मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था राजस्व सिद्धांत, शरीयत कानून का या उसके ऊपर आधारित थी। मुगल वंश की शुरुआत बाबर से हुई, किंतु बाबर अधिक समय तक शासन नहीं किया और जितना समय शासन किया वह युद्ध में फंसा रहा। अतः बाबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। बाबर का कहना था कि राजा के लिए एकांतवास तथा आलस ठीक नहीं है। हुमायूं की शुरुआत का शासन अच्छा था, किंतु शेरशाह ने उसे भारत छोड़ने पर विवश किया और जब हुमायूं लौटा तो कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अतः उसने भी प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किए। यानी कि आपने देखा बाबर और हुमायूं के आर्किटेक्चरल कोई भी कंट्रीब्यूशन इस तरीके का नहीं है। अब बात आती है, हुमायूं ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहा है, क्योंकि जो राजा होता है वो सारे जितने भी टेक केयर करता है प्रजा की अपनी, इसीलिए हुमायूं बोलता था कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत अकबर के समय से हुई। अकबर ने लगभग उसी क्षेत्र में सभी क्षेत्र में सुधार किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा तथा जजिया का समापन कर दिया। तो ये याद रखना है, अकबर ने किया था जजिया का, जो जजिया लगाया जाता है और तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स होता है उसको समाप्त किया था। भूमि सुधार के क्षेत्र में अकबर ने टोडरमल सहयोग से आईने दहशाला पद्धति लाया, या दहशाला सिस्टम भी बोला जाता है इसको। ये 10 वर्षों के लिए ही था। अकबर के सैन्य क्षेत्र में एक नई व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था लाई गई। तो मनसबदारी जो सिस्टम था वो अकबर के टाइम पे आया गया, ये भी ध्यान रखना है। अकबर के धर्म निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए शासन किया। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई। अकबर ने राजपूत नीति के तहत हिंदुओं की मनसब देना प्रारंभ किया। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए न्याय पर अत्यधिक बल दिया और न्याय की एक जंजीर टंगवाई। जंजीर ने सैन्य क्षेत्र में सिंह आश्वा तथा 2 आश्वा और जिनके पास 2 अधिक घोड़े थे उन्हें सिंह आश्वा कहा। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर प्रारंभ किया। तो ये याद रखना है कि अकबर ने जजिया हटाया था और औरंगजेब ने जजिया को फिर से लगाया था, यानी कि रीस्टार्ट किया। और उसके अलावा औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने, क्योंकि ये बहुत ही इंटॉलरेंट टाइप का जो शासक था और थोड़ा बोला जाता है कि काफ़ी सारे जो है मंदिर वगैरह तुड़वाए थे। औरंगजेब ने मोहसिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति किया, जो यह देखता था कि लोग शरीयत यानी कि इस्लाम के अनुसार ही जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। तो ये कह सकते हो कि इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट या प्रचलित करने के लिए जो है उसने कुछ कुछ मोहतिस्व मोहतिस्व को जो एक अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया था। उत्तर मुगल काल में यानी कि लेटर मुगल्स में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब याद रखनी है आपको 3, एक तो अकबर, औरंगज़ेब जिसने कि जो है फिर से लगाना शुरू किया, और उसके अलावा मोहम्मद शाह ने इसको फिर से कम्प्लीटली समाप्त कर दिया। अब आते हैं शाह आलम टू। शाह आलम टू ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी। ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें वकील मुतलक, राजा के साथ सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता था, राजा के बाद जो होता था वो होता था वकील मुतलक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता था वज़ीर, वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा जाता था। मीर बख्शी सेना विभाग यानी कि आर्मी को देखता था। मीर आतिश तोपखाना, आर्टिलरी, और काजी उल कुजाम न्याय विभाग यानी कि जुडिशरी देखता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामले, जितने भी रिलीजियस मैटर्स होते थे वो सारे देखता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आई थिंक आपको विजिबल भी होंगे, तो यहाँ पर अच्छे से रिवाइज कर लेना।
उसके बाद आता है मुहतसिब, यानी कि शरीयत तथा नैतिक मूल्यों की जांच। चेक ऑफिसर्स हु चेक कैरेक्टर एंड बिहेवियर, और जो भी शरीयत का पालन कर रहे हैं, नहीं इस टाइप के कुछ जो है या कौन से धर्म का पालन कर रहे थे। अकबर के समय प्रांत यानी कि सूबा की संख्या 15 थी, जबकि औरंगज़ेब के समय सूबा की संख्या जो थी 20 थी। सूबे का प्रशासन सूबेदार के पास हुआ करता था। अब मुगल कालीन जितनी भी स्थापत्य कला थी उसके बारे में बात करते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला में भवन, मकबरा तथा बाग बगीचों के निर्माण की विभिन्न शैलियों को स्थापत्य का वास्तुकला कहते हैं। मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर के समय से ही चालू हो गया था। बाबर को चारबाग शैली का जनक कहा जाता है। चारबाग शैली में बाबर ने आगरा के आराम बाग का निर्माण करवाया था। बाबर ने बाग बगीचे के सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करता था। बाबर ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, जबकि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। इसे लाल ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये कुछ फैक्ट्स हैं तो इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, मैं इसीलिए थोड़ा डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जहांगीर के समय नूरजहां ने एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था तथा कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद आता है सफ़ेद बेदाग संगमरमर तथा इटली की पिएट्राडोरा शैली का प्रथम प्रयोग इसी मकबरा निर्माण में हुआ था। मुगल कालीन स्थापत्य कला में गोल गुंबज से मुक्त भवनों का निर्माण हुआ। शाहजहां स्थापत्य कला में अधिक रुचि लेता था। इसके कारण और इसी के काल में को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड बोला जाता था। शाहजहां के पीरियड में स्थापत्य के कारण ही शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहते थे। इसे दिल्ली में जामा मस्जिद तथा लाल किला का निर्माण करवाया, आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया तथा लाहौर में शीश महल का निर्माण कराया था। ताजमहल भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। पिएट्राडोरा शैली का प्रयोग ताजमहल में भी हुआ है। अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं। आगरा के किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली में लाल किला और स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने करवाया था। दिल्ली वाला जो है वो औरंगज़ेब ने कराया था, और जो आगरा के किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण कराया था वो कराया था शाहजहां ने। औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल का घटिया नकल भी कहते हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफ़र टू ने दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था, किंतु अंग्रेज ने उसे पकड़कर उसे निष्कासित कर दिया। इस प्रकार मकबरा खाली रह गया। मुगल कालीन जितनी भी पेंटिंग्स हैं या चित्रकला की अगर बात करते हैं तो मुगल कालीन चित्रकारी पर फारसी शैली की अधिकता थी। मुगल कालीन चित्रकला बाबर के समय प्रारंभ हुई थी, तो बाबर के दरवाज़ों ने बेहजाद नामक चित्रकारी से इन्हें खूब पूरब का राफेल बोला। राफेल एक यूरोपीय चित्रकार था जिसने रेनाइसा यानी कि पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल सानद नामक चित्रकार थे। अकबर के बगल में केशवलाल, लगन बसावन तथा दशकत नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। दशवंत व इन सब में सबसे प्रमुख चित्रकार थे दशवंत, जिनकी सबसे प्रमुख चित्रकारी खानदाने तैमूरिया है। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर कहता था कि यदि किसी चित्र की कई लोगों ने मिलकर बनाया हो तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूँ कि इस चित्र का कौन सा भाग किसने बनाया है। इसके दरबार में बसवंत दास मोहर तथा मेंसर नामक चित्रकार थे। जहांगीर के काल में फ़ारसी शैली के स्थान पर भारतीय शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता था। जहांगीर के काल में मुग़ल चित्रकारी की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई थी। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ। शाहजहां के समय में चित्रकला का भी विकास थोड़ा कम हुआ था। औरंगज़ेब ने चित्रकला पर
यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि चित्रकला इस्लाम के विलाफ है, यानी कि उसके खिलाफ है। साथ ही उसने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे से चित्रकारी को मिटवा दिया था। उसके बाद है तुजुक बाबरी। कुछ इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं, तुजुक बाबरी लिखी थी बाबर ने, बाबरनामा लिखी थी अब्दुल रहीम खाने खाना, ये याद रखना है आपको। अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। तुजुक जहांगीरी लिखी थी जहांगीर तथा मोतमिद खान ने। शाहजहांनामा लिखी थी इनायत खान। तबकात अकबर निज़ामुद्दीन अहमद। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुग़ल काल तक का इतिहास लिखा हुआ है। निज़ामुद्दीन अहमद मुग़ल कालीन फ़ारसी में अनुवादित पुस्तक है। महाभारत बदायूनी अबुल फजल फैज़ी। रामायण बदायूनी, अथर्ववेद बदायूनी तथा हाजी इब्राहिम ने लिखी थी। लीलावती फैज़ी, नल दमयंती भी फैज़ी ने लिखी थी। तो यहाँ पे फैज़ी ने 3 बुक्स लिखी हैं। महाभारत, जो भी फ़ारसी में उसका ट्रांसलेशन किया, लीलावती, नल दमयंती। उसके बाद आता है राजतरंगिणी, शाह मोहम्मद सहबादी। उसके बाद उपनिषद, दाराशिकोह, गीता दाराशिकोह। तो ये दोनों तो याद ही रहेंगे। गीता को दाराशिकोह ने ट्रांसलेट किया था। और उसके बाद आता है अब्दुल रहीम खाने खाना, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को देखते थे। एंड बदायूनी, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसलेशन की में कंट्रीब्यूशन किया है वो बदायूनी किया है, बदायूनी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, जिसमें रफल फिंच, ये मुग़ल काल से आए विदेशी यात्री थे। रफल फिंच एक अंग्रेज़ी था जो अकबर के समय आया था। इसी ने अलकर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन कराया था। राफेल फिंच। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस, यह भी एक अंग्रेजी था जो 1608 बीसी में जहांगीर के दरबार में आया था। इसका उद्देश्य जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करना था, किंतु जहांगीर ने इसे कोई छूट नहीं दी, किंतु इसके योग्यता से खुश होकर इसे खान की उपाधि दी, अतः इसे इंग्लिश खान भी कहा जाता था। टॉमस रो, यह भी एक अंग्रेजी था, 1615 में जहांगीर के समय आया था तथा सर्वप्रथम इसको जहांगीर ने कुरु व्यापारिक छूट दी थी। पिएत्रा दियावेला, यह इटली का रहने वाला था जो जहांगीर के समय में आया था। ट्रेबियनर, यह फ्रांस का रहने वाला था और जहांगीर के समय आया था। यह पेशे से जौहरी या सुनार था। वर्नियर, यह एक अंग्रेजी था जो शाहजहाँ तथा औरंगज़ेब दोनों के समय आया था। इसने मुग़ल काल में उत्तराधिकार से युद्ध को देखा। मनुची, यह एक अंग्रेज़ी था जो औरंगज़ेब के समय आया था। यह पेशे से एक तोप चलाने वाला, औरंगज़ेब ने इसे सेना में रख लिया। जो आपने देखा होगा दिलबदल ड्यूरिंग जहांगीर, सो पिएट्रा डोरा जो शैली है वो इटली का स्टाइल है और ये जो है जहांगीर के समय में आया था। मुग़ल शासकों ने और उनके असली नाम, जैसे बाबर का नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर का नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शाहजहाँ का नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, औरंगज़ेब का नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब, बहादुर शाह का नाम था मुअज़्ज़म एंड मोहम्मद शाह का नाम था रोशन अख्तर। उसे रंगीला भी बोला जाता था। मुग़ल सल्तनत जो स्टार्ट हुआ था 1526 से और 1857 तक चला था ये। और इसमें सबसे जो उन्नत काल था 1526 से 1707 तक था। उसके बाद डिक्लाइन आ गया था। डिक्लाइन हुआ था 1707 से 1857 तक। तो ये जो थे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ थी। उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे ना मुग़ल आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और उसी से बेस्ड ये जो है पूरा लेक्चर था। अब इसमें
पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी थे इसमें स्टेटमेंट्स में बताना है आपको कि कौन सा सही है। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर, यानी कि सूबेदार, हु डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द एम्परर। कानून गो, चौधरी और काजी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एट द सरकार लेवल। द relationship between local land magnate, the zamindars and representatives of the Mughal emperor was always amicable। सो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने सूबादार का नाम सुना है, बाकी इसमें से काजी या फिर कानून गो या चौधरी का नाम नहीं सुना, तो अब इसमें से हमें निगेट करना है। सो इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर जो होगा ओनली 1 होगा। अब उसका एक्सप्लेनेशन देखना है क्योंकि ओनली 1 में फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके लिए मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। वॉज लाइक द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एज मैंशन बिलो। द डिवीजन ऑफ फंक्शन एस्टैब्लिश एट द सेंटर वॉज रिप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस, जैसे सूबा होते हैं उस तरीके से। वेयर द मिनिस्टर्स हैड दियर करस्पॉन्डिंग सबॉर्डिनेट्स, यानी कि दीवान, बख्शी एंड सरदार। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर, सूबादार, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर, यानी कि जो पूरा रिपोर्ट होती थी वो एम्परर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था। अब उसमें जो है द सरकार्स इनटू विच ईच सूबा वॉज डिवाइडेड ऑफन ओवरलैप्ड विद द जुरिडिक्शन ऑफ फौजदार्स, यानी कि कमांडेंट्स हु वर डिप्लॉयड विद कंटिजेंट ऑफ हैवी कैवलरी एंड musketeers in districts. So local administration was looked after at the level of the parganas, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट जो होते थे उसके लिए, by the 3 semi hereditary officers, the कानूनगो कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, द चौधरी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड द काजी। सो जो स्टेटमेंट होगा सेकेंड वाला वो फिर गलत है यहाँ पे। Now, each department of administration mentioned a large support staff of clerks, accounts, audits, messengers, and other functionaries who were technically qualified officials, functioning in accordance with the standardized rules and procedure and generating copious written order and records. So Persian was made the language of administration throughout, but local language were used for village accounts. So इसमें यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज यूज़ होती थी, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब बात आती है मुगल chronicler usually portrayed the emperor and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level. The relationship between local land magnates, the zamindars, and the representatives of the Mughal emperor was sometimes marked by the conflicts over authority and share of the resources. So जो थर्ड वाला है वो भी गलत होगा। So the zamindar often succeeded in mobilizing peasants support against the state. So ये जो था इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा मुगल्स का। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट।